क्या आप वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज और चित्रकूट की यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं, जो कि भारत के सबसे प्राचीन और पौराणिक स्थान हैं। लेकिन इस यात्रा के लिए अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि इस यात्रा की शुरुआत कहाँ से करें, कितने दिन लगेंगे इस यात्रा में, कितना खर्च आएगा और कौन कौन से स्थान आपको बिल्कुल मिस नहीं करने चाहिए, तो आज हम आपको इस यात्रा के लिए कंप्लीट गाइड करेंगे और सभी स्थानों को आपको अच्छे से दिखाएंगे। साथ ही देंगे आपको कुछ ऐसी सीक्रेट टिप्स जिससे कि आपकी यात्रा आसान और यादगार बन जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। इस यात्रा की शुरुआत करने से पहले मैं आपके साथ एक जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि वाराणसी, अयोध्या, प्रयागराज और चित्रकूट की इस यात्रा के लिए हमने कंप्लीट टूर पैकेज बुक किया है वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसका ड्यूरेशन है 8 नाइट्स 9 डेज़ का, यानी कि ये 9 दिन का हमारा यात्रा पैकेज है, जिसमें कि हम घूमेंगे प्रयागराज, वाराणसी, चित्रकूट और अयोध्या को। अब ये टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए मिलकर एक्सप्लोर करते हैं इन सभी धार्मिक स्थानों को। इस यात्रा की शुरुआत आपको करनी चाहिए वाराणसी से, जिसे बनारस या काशी के नाम से भी जाना जाता है। आप शुरुआत अयोध्या, प्रयागराज या चित्रकूट से भी कर सकते हैं, लेकिन वाराणसी की कनेक्टिविटी इन सभी स्थानों की तुलना में सबसे अच्छी है। यहाँ आप बाय रोड, बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। बनारस का मुख्य रेलवे स्टेशन है वाराणसी जंक्शन, जिसे वाराणसी कैंट के नाम से भी जाना जाता है। इस रेलवे स्टेशन की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यहाँ कई बड़े शहरों से ट्रेन्स आती हैं। वाराणसी में अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो यहाँ पर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। बनारस में रुकने के लिए जगह जगह पर कई सारे होटल्स बने हुए हैं, जो कि लो बजट से लेकर हाई बजट तक अवेलेबल होते हैं, जहां पर आप अपनी सहूलियत के हिसाब से रुक सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक अपनी सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप बनारस में रुकना चाहते हैं तो वाराणसी जंक्शन के आसपास के एरिया में होटल लें, क्योंकि अगर आप काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास होटल लेंगे तो वो आपके लिए एक्सपेंसिव पड़ सकते हैं। और साथ ही कई सारे होटल्स गलियों में हैं जो कि बहुत ज़्यादा पतली हैं, जहाँ तक नॉर्मली व्हीकल्स को जाना अलाउड नहीं होता। तो वहाँ तक जाने के लिए आपको अपना सामान खुद भी कैरी करना पड़ सकता है। वाराणसी में जिस होटल में हम रुके हुए हैं, उस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम, जो कि काफ़ी लग्जरी है और नीट एंड क्लीन है। साथ ही इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। इस होटल का नाम है होटल जीराज, जहां पर हमने स्टे किया हुआ है। बनारस के सभी स्थानों को हम घूमने वाले हैं अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है। प्राइवेट कैब का चार्ज हमारा लगता है लगभग 3,500 से 4,000 रुपये पर डे का, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है कि किस तरह की गाड़ी आप लेते हैं। लेकिन अगर आप प्राइवेट कैब की फैसिलिटी नहीं लेते हैं तो आप ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा या सिटी बस की सहायता ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छे बजट फ्रेंडली ऑप्शंस रहेंगे। तो अब वाराणसी में सबसे पहले हम चल रहे हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं। मंदिर में प्रवेश करने के लिए 4 प्रमुख द्वार हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन, कैमरा, बैग या किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना अलाउड नहीं होता। हमें सभी सामानों को बाहर बने लॉकर में डिपॉजिट करवाना होता है। लॉकर बिल्कुल निःशुल्क
और सेफ है। मंदिर के टाइमिंग के बारे में बात करें तो मंदिर सुबह 3-4 बजे के आसपास ओपन हो जाता है और रात को 10 से 11 बजे तक ओपन रहता है। मंदिर में दर्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा लाइन लगती है क्योंकि भारी मात्रा में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं काशी विश्वनाथ के। लेकिन अगर आप ज़्यादा बड़ी लाइन में नहीं लगना चाहते हैं और सुगम दर्शन करना चाहते हैं तो आप VIP टिकट परचेज कर सकते हैं जिसका मूल्य है 250 रुपीज़ का। अब काशी विश्वनाथ मंदिर के हम काफ़ी करीब पहुंच चुके हैं। मंदिर का शिखर और गुंबद सोने से ढका हुआ है और अब यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं काशी विश्वनाथ के। अब काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद हम चल रहे हैं काल भैरव के दर्शन के लिए। काल भैरव मंदिर का डिस्टेंस काशी विश्वनाथ मंदिर से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर का है और मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें पतली गलियों से होकर गुजरना होता है। तो अब हम पहुंच चुके हैं काल भैरव मंदिर के बिल्कुल पास में। काल भैरव भगवान शंकर के ही रुद्र अवतार हैं। मान्यता है कि काल भैरव के दर्शन किए बिना काशी विश्वनाथ के दर्शन का लाभ नहीं मिल पाता। और अब हम दर्शन कर सकते हैं भगवान काल भैरव के। अब वाराणसी में संध्या हो चुकी है और हम आ चुके हैं दशाश्वमेध घाट पर गंगा जी की आरती को अटेंड करने। गंगा जी की आरती सूर्यास्त के ठीक बाद शुरू होती है। इस आरती को देखने के लिए मुख्यतः लोग दशाश्वमेध घाट और 80 घाट पर आते हैं। इस वजह से मैं एक रिकमेंडेशन देना चाहूँगा कि आरती के शुरू होने से लगभग आधा से 1 घंटा पहले अगर आप घाट पर आ जाते हैं तो आप यहाँ पर एक अच्छा स्थान ग्रहण कर पाएंगे आरती को अटेंड करने के लिए। वाराणसी में देव दिवाली के दिन इन घाटों का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है क्योंकि घाटों पर बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं, आतिशबाजी होती है और साथ ही घाटों पर लाइट एंड साउंड शो देखने मिलते हैं। देव दिवाली होती है दिवाली के मुख्य दिन से लगभग 15 दिन बाद। आज है वाराणसी में हमारा दूसरा दिन। हमारा ब्रेकफास्ट रेडी हो चुका है जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है और अब ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चल रहे हैं 80 घाट के लिए। वाराणसी में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। वाराणसी में अब हम पहुंच चुके हैं 80 घाट पर जो कि घाटों की श्रृंखला का अंतिम घाट है। वाराणसी में गंगा जी के किनारे पर 84 घाट्स हैं और उनमें से सबसे अंतिम छोर पर पड़ता है 80 घाट। वाराणसी के 80 घाट से अब हम जा रहे हैं गंगा जी में बोट राइड करने। बोट राइड करने का महत्व इस वजह से होता है क्योंकि जब हम बोट राइड करते हैं गंगा जी में तो बोट हमें घाटों के किनारे किनारे लेकर जाती है जिससे कि हम घाटों का बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा देख पाते हैं। अभी जिस बोट में हम सवारी कर रहे हैं इसका चार्ज लगा है 50 रुपीज़ पर पर्सन का, लेकिन यहाँ पर जो बोट के चार्जेस हैं वो चेंज भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस तरह की बोट आप हायर कर रहे हैं। अभी जिस बोट में हम हैं यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का शेयरिंग है, इस वजह से इसका जो चार्ज है वो काफ़ी कम लगा है। और ये जो लगभग बोट राइड का टाइमिंग होता है ये लगभग 1 घंटे का होता है। लेकिन अगर आप एक छोटी बोट लेते हैं या फिर एक पर्सनल बोट करते हैं तो उसके चार्जेस थोड़े एक्सपेंसिव हो सकते हैं।
वाराणसी में अब हम चल रहे हैं नमो घाट के लिए, जो कि 80 घाट से बिल्कुल अपोजिट साइड में बना हुआ है। वाराणसी में अब हम पहुंच चुके हैं नमो घाट पर, जो कि नया घाट है और वाकई में बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह की आपको प्रतिमाएं नज़र आएंगी जो कि हाथ जोड़े हुए नज़र आती हैं। वाराणसी में अब हम आ चुके हैं न्यू काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर बना हुआ है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि इस मंदिर के शिखर की हाइट लगभग 250 फीट्स की है और ये दुनिया के सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है। ये मंदिर मुख्यतः भगवान शिव को समर्पित है, तो अगर आप कभी काशी आएं तो यहाँ पर दर्शन ज़रूर करें। वाराणसी में अब हम पहुँच चुके हैं मणिकर्णिका घाट पर, जिसे महाशमशान घाट के नाम से जाना जाता है। इस घाट की ऐसी मान्यता है कि जिन लोगों का भी यहाँ पर अंतिम संस्कार होता है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वजह से जब भी आप मणिकर्णिका घाट आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर निरंतर चिताएं चलती रहती है। हमेशा यहाँ पर आपको चिताओं की अग्नि नज़र आएगी, वो कभी यहाँ पर शांत नहीं होती। काशी विश्वनाथ मंदिर के पास में ही अन्नपूर्णा रसोई है, जहाँ पर हमें निःशुल्क भोजन मिलता है। हमने अन्नपूर्णा भोजनशाला में भोजन ग्रहण किया। भोजन काफ़ी स्वादिष्ट है, आपको यहाँ ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और भोजनशाला के पास में ही अन्नपूर्णा माता का मंदिर है, जहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। आज इस यात्रा का तीसरा दिन है। तीसरे दिन आपको जाना चाहिए वाराणसी से सारनाथ के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 10 किलोमीटर्स का। अब हम पहुंच चुके हैं सारनाथ में, जो कि भगवान बुद्ध के इतिहास से जुड़ा हुआ है। ये वही स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था अपने 5 शिष्यों को, और यहीं से बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई है। सारनाथ में देखने लायक मुख्य आकर्षण हैं धमेक स्तूप, श्रीलंका टेम्पल, बोधि वृक्ष, चाइनीज टेम्पल, थाई मॉनेस्ट्री, चौखंडी स्तूप और आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। इन सभी स्थानों को अगर आप अच्छे से देखना चाहते हैं तो आपको लगभग 1 दिन का समय लगेगा। आज हमारी इस यात्रा का 4th डे है और हम चल रहे हैं वाराणसी से अयोध्या के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 220 किलोमीटर्स का। इस डिस्टेंस को हम तो क्रॉस करने वाले हैं अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू, जो कि हमारे टूर पैकेज में शामिल है, लेकिन अगर आप चाहें तो बस या ट्रेन की सहायता भी ले सकते हैं। अयोध्या में रेलवे स्टेशन है, साथ ही एयरपोर्ट है, जिसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। और अगर बात करें स्टे फैसिलिटी के बारे में कि अयोध्या में आप कहां पर रुक सकते हैं, तो अयोध्या में लो बजट से लेकर हाई बजट तक आपको कई सारी होटल फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो कई सारी धर्मशालाएं हैं यहाँ पर, जहाँ पर बहुत ही कम बजट में आप स्टे कर सकते हैं। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं या कपल्स में आ रहे हैं तो आप एक अच्छा होटल भी स्टे के लिए चूज़ कर सकते हैं। अयोध्या में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं उस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये है हमारा होटल रूम, जिसे आप देख पाएंगे। ये काफ़ी नीट एंड क्लीन है। इसमें साफ़ सफाई का बहुत अच्छे से ख्याल रखा गया है। साथ ही इसमें वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। अयोध्या में अब हम आ चुके हैं हनुमान गढ़ी में दर्शन करने।
ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हनुमान जी स्वयं विराजमान हैं। इस स्थान का ऐतिहासिक महत्व मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि भगवान श्री राम ने हनुमान जी को एक वरदान दिया था कि जब भी भक्त लोग उनके दर्शन के लिए अयोध्या आएंगे तो सबसे पहले उन्हें हनुमान जी के दर्शन करने होंगे और उसके बाद वो दर्शन कर पाएंगे प्रभु श्री राम के, तभी उन्हें इस यात्रा का असली फल मिलेगा। मैं आपको एक फ़ायदे की बात बताना चाहूँगा कि अगर आप हनुमानगढ़ी मंदिर में ज़्यादा भीड़ का सामना नहीं करना चाहते हैं तो आप मंदिर में सुबह सुबह दर्शन करने आ सकते हैं। मंदिर बहुत जल्दी ओपन हो जाता है, तो अगर आप सुबह 5 बजे या 6 बजे के आसपास मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं तो आपको भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप बहुत आसानी से भगवान के दर्शन कर पाएंगे। अब मंदिर के मुख्य भाग में हम पहुंच चुके हैं, जहां पर भगवान हनुमान जी विराजमान हैं और अब यहां से हम उनके साक्षात दर्शन कर सकते हैं। अयोध्या में अब हम चल रहे हैं सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि है श्री राम जन्मभूमि मंदिर। मंदिर मार्ग में तीर्थ यात्री सेवा केंद्र बना हुआ है, जहां पर लॉकर की सुविधा है। यहां पर आरती पासेस भी मिलते हैं, जो भगवान की आरती की जाती है उसके लिए पास आप यहां से ले सकते हैं। कुछ इंक्वायरी करना चाहते हैं तो यहां कर सकते हैं, और साथ ही मंदिर का टाइमिंग भी यहां पर डिस्प्ले किया गया है कि कब कब आरती होती है, मंदिर कब कब खुलता है। टाइमिंग के बारे में बात करें तो मंदिर सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक ओपन रहता है। हालांकि दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक मंदिर के पट दर्शनार्थियों के लिए बंद रहते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन, कैमरा, बैग या फिर किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले जाना अलाउड नहीं होता। ये सभी सामान हमें लॉकर के अंदर डिपॉजिट करवाने होते हैं। लॉकर बिल्कुल सेफ है और यहाँ पर लॉकर से हमें टोकन भी प्राप्त होता है, जिससे कि हम अपना बैग रिटर्न टाइम पर वापस ले सकते हैं। तो अब यहाँ से हम दर्शन कर सकते हैं भगवान श्री राम लला के। मंदिर में भगवान के बाल रूप के दर्शन हैं जब भगवान श्री राम 5 वर्ष के बालक थे, क्योंकि जन्मभूमि मंदिर ही वह स्थान है जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। और 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम लला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। मंदिर दर्शन के बारे में एक फ़ायदे की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ नहीं चाहिए, आप ज़्यादा बड़ी लाइन में नहीं लगना चाहते हैं, तो मंदिर में सुबह सुबह आप दर्शन के लिए आ सकते हैं। अगर आप सुबह 6-7 बजे के करीब आते हैं तो आपको बहुत कम लाइन का सामना करना पड़ेगा और बहुत जल्दी आप भगवान के दर्शन कर पाएंगे। राम जन्मभूमि मंदिर के पास में ही अमावा राम मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर निःशुल्क भोजन आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर है राम रसोई, जहाँ पर श्रद्धालुओं को निःशुल्क में भोजन कराया जाता है। अगर आप राम रसोई में भोजन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको निःशुल्क कूपन लेना पड़ता है सबसे पहले, और उसके बाद भोजन दिया जाता है। और जो भोजन का टाइमिंग है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोपहर 11 बजे से 3 बजे तक आप सुबह वाला भोजन कर सकते हैं, और अगर आप रात्रि भोजन करना चाहते हैं तो शाम को 7:30 बजे से 9:30 बजे तक यहाँ पर भोजन कराया जाता है। अब हम दशरथ जी के महल के अंदर पहुँच चुके हैं। आज ये महल ना होकर
एक मंदिर बन चुका है, लेकिन पुराने समय में यहीं पर उनका महल हुआ करता था। अयोध्या घूमने के लिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड करना चाहूँगा कि यहाँ पर सभी मंदिर आसपास में ही बने हुए हैं। राम जन्मभूमि से आप बाहर निकलेंगे तो कुछ मंदिर नज़र आएंगे, फिर आएगा दशरथ महल, और दशरथ महल से थोड़ा पीछे आप आ जाएंगे तो कनक भवन बना हुआ है। इसी प्रकार से एक बड़े एरिया में, लेकिन थोड़े थोड़े डिस्टेंस के अंदर आपको कई सारे मंदिर एक साथ ही दर्शन करने को मिलेंगे। अयोध्या में अब हम आ चुके हैं कनक भवन के दर्शन करने। ये वही स्थान है जहां भगवान श्री राम माता सीता के साथ रहा करते थे। अयोध्या में अब हम आ चुके हैं राजद्वार मंदिर में दर्शन के लिए। पुराने समय पर जब भगवान श्री राम का पूरा महल यहाँ हुआ करता था, तो ये महल का मुख्य द्वार इसी स्थान पर हुआ करता था। और जब भगवान श्री राम वनवास के लिए गए थे तो वो इसी द्वार से होकर गए थे। इसी वजह से इस मंदिर का नाम राजद्वार मंदिर रखा गया है। अयोध्या में अब हम पहुंच चुके हैं सरयू नदी के किनारे, जहां पर होती है सरयू नदी की आरती। और जो आरती का समय है वो मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा। यहाँ पर सीजन वाइज थोड़ा बहुत टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 6 बजे या 6:15 के आसपास यहाँ पर आरती होती है। लेकिन श्रद्धालु पहले से ही यहाँ पर आकर बैठ जाते हैं और अपनी सीट निर्धारित करते हैं, क्योंकि जितनी पास से हम आरती देखते हैं उतना ही आनंद का अनुभव होता है। सरयू घाट पर आरती अटेंड करने के बाद अब हम आ चुके हैं राम की पेड़ी पर। और अभी हम इस स्थान पर इसलिए आए हैं क्योंकि यहाँ पर होता है लाइट एंड साउंड शो। अयोध्या में अब हम पहुंच चुके हैं गुप्तार घाट पर, जो कि सरयू नदी के किनारे पर बना हुआ है। इस स्थान का महत्व इस वजह से है क्योंकि भगवान श्री राम ने अपनी मनुष्य लीला का समापन यहीं पर किया था। यही वो स्थान है जहां पर प्रभु श्री राम ने जल समाधि ली थी और अपने परम धाम की ओर प्रस्थान किया था। गुप्तार घाट पर कई सारे मंदिर बने हुए हैं। उनमें से कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं जहां पर आप दर्शन कर सकते हैं, और इनमें से एक मंदिर में हम दर्शन करने आ चुके हैं, जो कि है प्रभु श्री राम का मंदिर। इस मंदिर में जो भगवान की प्रतिमा है, उसकी विशेषता ये है कि भगवान के हाथ में यहाँ पर धनुष बाण नहीं है, क्योंकि वो अपनी अंतिम यात्रा के लिए गए हैं यहाँ से, तो इस वजह से उनके हाथों में धनुष बाण नहीं दिखाए गए हैं। अयोध्या में अब हम आ चुके हैं एक प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन करने, जो कि है नागेश्वर नाथ मंदिर। ये अयोध्या का सबसे प्राचीन मंदिर है। जय सिया राम। आप अयोध्या धाम में श्री नागेश्वर नाथ मंदिर प्रांगण में खड़े हुए हैं। आप सामने देख रहे हैं भगवान भोलेनाथ का यहाँ एक अद्भुत रूप में विग्रह बना हुआ है। यह स्वयंभू बताया जाता है। हमारे पुराणों में भी ये लिखा मिलता है कि भगवान कुश के द्वारा इनका पूजन और इनको यहाँ लाया गया था। और आपको मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ कि जो भी अयोध्या में यहाँ आता है दर्शन करने के लिए, वो भगवान भोलेनाथ नागेश्वर नाथ का दर्शन जरूर करता है। कहा यह जाता है कि अगर इनका दर्शन नहीं किया जाए तो अयोध्या में आए हुए आके यहाँ से जाते पर जो भी फल होता है उसका आधा हो जाता है। इस वजह से इनका दर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अयोध्या घूमने के लिए आपको 2 दिन की आवश्यकता होती है। अयोध्या के इन सभी प्रमुख स्थानों के अलावा अयोध्या में आप दर्शन कर सकते हैं मणि पर्वत के, गोरेराम कालेराम मंदिर के, दशरथ जी की यज्ञशाला के, और साथ ही सरयू नदी में बोटिंग का आप आनंद भी ले सकते हैं।
आज हमारी इस यात्रा का छठा दिन है और हम चल रहे हैं अयोध्या से प्रयागराज के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 170 किलोमीटर्स का। अयोध्या से प्रयागराज के लिए हम तो चल रहे हैं अपनी प्राइवेट कैब के थ्रू, लेकिन अगर आप चाहें तो बस की सहायता भी ले सकते हैं। अयोध्या से प्रयागराज रोड की कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है और अगर आप प्रयागराज बाय ट्रेन या बाय फ्लाइट आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। प्रयागराज में रेलवे स्टेशन है, साथ ही एयरपोर्ट है जिसकी कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। और अगर बात करें स्टे फैसिलिटी के बारे में तो आपको यहाँ पर लो बजट से लेकर हाई बजट तक कई सारे होटल्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं। प्रयागराज में जिस होटल में हम रुकने वाले हैं उस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। हमारा ये रूम काफ़ी नीट एंड क्लीन है और साफ़ सुथरा है और इसमें वो सारी सुविधाएं हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। प्रयागराज में जो सबसे पहला स्थान हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं वो है त्रिवेणी संगम और यहाँ पर बोटिंग कराई जाती है। बोटिंग से हम जाते हैं संगम के मुख्य पॉइंट के लिए। तो अब हमारी त्रिवेणी संगम के लिए बोट राइड की शुरुआत हो चुकी है। हमने एक बोट हायर करी है जिसका चार्ज है 400 रुपीज़ का और हम इस बोट में 3 व्यक्ति हैं, मम्मी, पापा और मैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप शेयरिंग में जाएं तो थोड़ा चार्ज आपका और कम लगता है। वैसे जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीज़न टाइम होता है या फिर कुंभ मेला होता है तो उस टाइम पे बोटिंग के चार्जेस बहुत हाई हो जाते हैं। जो अभी मैंने आपको जनरल चार्जेस बताया उसके अलावा बहुत ज़्यादा चार्जेस यहाँ लिए जाते हैं। प्रयागराज में त्रिवेणी संगम ही वो स्थान है जहाँ पर हर 12 साल में कुंभ मेले का आयोजन होता है। अब त्रिवेणी संगम के मुख्य स्थान पर हम पहुंच चुके हैं जहां पर गंगा, यमुना और लुप्त प्राय सरस्वती का मिलन होता है। अगर हम ऊपर से देखें तो ये संगम में सिर्फ गंगा और यमुना नदी ही नज़र आती हैं क्योंकि सरस्वती को एक लुप्त नदी, एक गुप्त नदी माना जाता है। तो इस वजह से इस स्थान का नाम त्रिवेणी संगम है, यानी कि 3 नदियों का संगम। यहाँ पर कई लोग स्नान करते हैं क्योंकि यहाँ का जो स्नान है उसका एक अलग महत्व है। तो बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। अब हम वापस से उस स्थान पर आ चुके हैं जहां से हमने अपनी बोट राइड की शुरुआत की थी और अब हम चलेंगे प्रयागराज के अन्य स्थानों को एक्सप्लोर करने। प्रयागराज में अब हम आ चुके हैं श्री बड़े हनुमान जी मंदिर में दर्शन के लिए, जो कि त्रिवेणी संगम के पास में ही स्थित है। मंदिर में हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा है। हमें मंदिर में सीढ़ियों से उतरकर नीचे की ओर दर्शन के लिए जाना होता है। प्रतिमा विशाल और भव्य है। प्रयागराज में अब हम आ चुके हैं श्री आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर में दर्शन के लिए, जिसे 4 मंजिला मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य जी की याद में बनाया गया है और इस मंदिर के स्टाइल के बारे में बात करें तो ये साउथ इंडियन विमान शैली में बना हुआ है। ये मंदिर वाकई में बहुत सुंदरता से निर्मित है और इसमें कई सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान हैं जिनके हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। प्रयागराज घूमने के लिए एक दिन सफिशेंट होता है, जिनमें इन सभी स्थानों के अलावा आप यहाँ एक्सप्लोर कर सकते हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, इलाहाबाद म्यूज़ियम, आलोप शंकरी शक्तिपीठ मंदिर और मनकामेश्वर मंदिर को। आज हमारी इस यात्रा का 7वां दिन है।
और हम चल रहे हैं प्रयागराज से चित्रकूट के लिए, जिसका डिस्टेंस है लगभग 120 किलोमीटर्स का। चित्रकूट के लिए हम तो जा रहे हैं अपनी प्राइवेट कैब की सहायता से, लेकिन अगर आप चाहें तो चित्रकूट बाय बस या बाय ट्रेन भी पहुंच सकते हैं। और अगर बात करें कि चित्रकूट में आप कहां पर स्टे कर सकते हैं, तो यहां पर लो बजट से लेकर हाई बजट तक आपको कई सारी स्टे फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। यहां अगर आप चाहें तो धर्मशाला में रुक सकते हैं, क्योंकि कई सारी धर्मशाला हैं। आप लॉज में रुक सकते हैं, क्योंकि लॉज भी आपको यहाँ कई सारे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हैं या फिर कपल्स में आ रहे हैं और एक अच्छी फैसिलिटी की तलाश में हैं, तो यहाँ पर अच्छे स्टैंडर्ड होटल्स भी मिल जाते हैं। चित्रकूट में जिस होटल में हम स्टे करने वाले हैं, उस होटल का रूम टूर मैं आपको कराना चाहूँगा। ये हमारा होटल रूम है, जिसे आप देख पाएंगे कि ये काफ़ी साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है और इसमें वो सारी फैसिलिटीज़ हैं जो कि एक होटल रूम में होनी चाहिए। चित्रकूट वह स्थान जहां प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के 11.5 वर्ष व्यतीत किए हैं। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित एक नगर है, जहां भगवान श्री राम के साक्ष्य आज भी देखने मिलते हैं। तो अब आइए चित्रकूट यात्रा की शुरुआत करते हैं गुप्त गोदावरी के साथ। गुप्त गोदावरी एक ऐसा स्थान है जहां भगवान श्री राम ने वनवास काल में यहाँ दरबार लगाया था। यहाँ पर 2 गुफाएं हैं, एक को सूखी गुफा बोलते हैं और एक को पानी वाली गुफा बोलते हैं। दोनों हम अंदर चलकर देखेंगे। तो अब गुफा के अंदर हमने प्रवेश कर लिया है। गुफा काफ़ी चौड़ी नज़र आती है अंदर की साइड, आप देखेंगे तो बहुत स्पेस है यहाँ पर। और जस्ट सामने आप देखेंगे तो भगवान का राम दरबार नज़र आता है। ये जो गुफा है वाकई में पूरी तरह नेचुरल है। ऐसा कहा जाता है कि ये राम भगवान से पहले की गुफाएं हैं और इस गुफा को देवताओं ने बनवाया था ताकि जब भगवान को वनवास हो तो वो यहाँ पर रह सकें। अब गुप्त गोदावरी की दूसरी गुफा के अंदर हमने प्रवेश कर लिया है। ये पानी वाली गुफा के नाम से जानी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जब हम प्रवेश करते हैं तो प्रवेश के साथ ही पानी का लेवल धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है। आइए आइए थोड़ा यहाँ से देखिए, ये राम जी के बैठने के स्थान है। यहाँ पर ये राम जी के यहाँ बैठने के स्थान है। यहाँ पर राम कुंड, लक्ष्मण कुंड। श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाइयों की स्नान करने की जगह है। पहले मर्यादा बहुत हुआ करते थे, जिस स्थान में अगर स्त्री स्नान कर ले वहाँ पुरुष नहीं जाया करते थे। प्रथम गुफा में सीता माता स्नान किया, यहाँ पे भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी ने स्नान किया। श्री राम जय राम, जय जय राम, भोलेनाथ की जय। अब चित्रकूट के एक पौराणिक स्थान पर हम पहुंच चुके हैं, जो कि है सती अनसुईया आश्रम। पुराने समय में ऋषि अत्रि और उनकी पत्नी माता अनसुईया यहाँ पर रहा करते थे। जब भगवान श्री राम वनवास के लिए आए थे तो माता अनसुईया ने माता सीता को दिव्य वस्त्र प्रदान किए थे, जो कि कभी पुराने नहीं होते थे और हमेशा नए हो जाते थे। आश्रम के अंदर कई सारे देवी देवताओं की प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिनके हम यहाँ दर्शन कर सकते हैं। अब चित्रकूट के मुख्य मंदिर में हम दर्शन करने आ चुके हैं, जो कि है भगवान कामदनाथ जी का मंदिर, जो कि कामदगिरी पर्वत के यहाँ पर बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री राम को वनवास हुआ था और वो 11.5 वर्ष तक चित्रकूट में रहे थे, तो तब वो भगवान कामदनाथ जी की पूजा अर्चना किया करते थे। जिस जगह आप खड़े हैं गौर से दर्शन करें, जो बड़ी वाली मूर्ति है यही मूर्ति भगवान श्री कामदनाथ जी की है। ये स्वयंभू मूर्ति है, बनाई नहीं, प्राकृतिक है। ये आपने पर्वत जो देखा है पीछे, पर्वत इन्हीं का विराटमय शरीर है। ये पर्वत का ही मुखारबिंद है। चित्रकूट में कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा करने का भी एक अलग महत्व है। लोगों की ऐसी मान्यता है
कि जब कामदगिरी पर्वत की हम परिक्रमा करते हैं तो हमारी मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती हैं। ये जो परिक्रमा है ये 5 किलोमीटर की होती है और इस परिक्रमा की शुरुआत होती है कामतानाथ मंदिर के साथ ही। परिक्रमा मार्ग पर अब हम पहुंच चुके हैं एक प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन करने, जो कि है भरत मिलाप मंदिर। एक्चुअल में ये वो स्थान है जहां पर भगवान राम से मिलने भरत जी आए थे। जब भरत जी को पता लगा कि उनके भाई प्रभु राम, माता सीता और लक्ष्मण जी को वनवास हो गया है, तो वो उन्हें यहाँ पर मनाने आए थे कि आप वापस चलिए, अपना राजपाट संभालिए। ये देखिए भगवान के चरण समझिए, ये पीछे केड़ी है, ये पूरा पंजा है, समझ में आ रहा है? ये पूरा पंजा है, ये घुटना है, ये पूरा चरण पूरे पत्थर में है। एकाग्र मन से जब देखेंगे कहीं उंगली है, कहीं पंजा है, कहीं घुटना। बोलिए भरत जी महाराज की। अब चित्रकूट में रात्रि के समय हम पहुंच चुके हैं राम घाट पर, और रात्रि के समय राम घाट का नज़ारा बड़ा ही खूबसूरत नज़र आता है, क्योंकि यहाँ रात्रि के समय जो बोट्स हैं उनका डेकोरेशन काफ़ी खूबसूरत लगता है। जो लाइटिंग का नज़ारा है वो बहुत खूबसूरत नज़र आता है। और साथ ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा कि रात्रि के समय जब संध्या हो जाती है तो मंदाकिनी गंगा की यहाँ पर आरती की जाती है। राम घाट पर आरती के जस्ट बाद यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है। पानी के पर्दे पर रामायण दिखाई जाती है, जिसका नज़ारा वाकई में बहुत खूबसूरत होता है। इसका कुछ नज़ारा मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूँगा। समस्त ब्रह्मांड मुझे रामचरितमानस के रचयिता के रूप में जानता है। चित्रकूट में अब हम पहुंच चुके हैं जानकी कुंड में, जहां पर माता सीता स्नान किया करती थी। यहां पर माता के चरण भी बने हुए हैं। यहाँ एक मंदिर नुमा बना हुआ है जहां पर माता के जो चरण हैं वो आज भी अंकित हैं, जिन्हें हम यहाँ देख सकते हैं। और यहाँ वो कुंड है जहाँ पर माता सीता स्नान किया करती थी। जब भगवान राम को वनवास हुआ था तो 11.5 वर्ष वो यहीं पर रहे थे, तो माता सीता यहाँ पर स्नान करने के लिए आया करती थी। अब राम घाट पर उस स्थान पर हम पहुंच चुके हैं जहां प्रभु श्री राम ने तुलसीदास जी को दर्शन दिए थे। चित्रकूट घूमने के लिए आपको 2 दिनों की आवश्यकता होती है। चित्रकूट के इन सभी स्थानों के अलावा आप यहाँ दर्शन कर सकते हैं मत्स्य गजेंद्र नाथ मंदिर में, स्फटिक शिला के, लक्ष्मण पहाड़ी के, राम दर्शन गैलरी के, हनुमान धारा और माता सीता की रसोई के। चित्रकूट के लगभग सभी स्थान आसपास में ही स्थित हैं, लेकिन जो गुप्त गोदावरी गुफा है वो चित्रकूट से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो सती अनसुईया आश्रम है वो चित्रकूट से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर है। इन सभी स्थानों को घूमने के लिए आप प्राइवेट कैब या ऑटो रिक्शा की सहायता ले सकते हैं। आज हमारी इस यात्रा का आखिरी दिन है। हमारा ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो चुका है और चित्रकूट से लगभग 75 किलोमीटर्स की दूरी पर अब हम आ चुके हैं सतना रेलवे स्टेशन पर, जहां से मिलेगी हमें ट्रेन अपने घर वापसी के लिए। लेकिन अगर आप चाहें तो सतना रेलवे स्टेशन की जगह चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन के लिए जा सकते हैं, या फिर अगर आपको वहां से भी ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप जा सकते हैं चित्रकूट से प्रयागराज रेलवे स्टेशन के लिए, जिसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। तो चलिए अब जानते हैं ये पैकेज हमें कितने का पड़ा और इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं।
ये पैकेज हमने बुक किया था वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ, जिसका ड्यूरेशन था 8 नाइट्स और 9 डेज़ का, यानी कि ये 9 दिन का हमारा पैकेज था। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल थी। ये पैकेज में हमें एक प्राइवेट कैब की फैसिलिटी मिली, जिससे हमने सभी साइट सीन्स किए, सारे स्थान प्राइवेट कैब की सुविधा से ही देखे थे। कुछ ही स्थान थे जहाँ पर हमको थोड़ा पैदल जाना पड़ा ड्यू टू पतली गलियाँ और तंग रास्तों की वजह से वहाँ पैदल जाना पड़ता या फिर ई रिक्शा की वजह से जाना पड़ा। बाकी सारे साइट सीन्स प्राइवेट कैब से करें। हमें प्रीमियम 3 स्टार होटल में स्टे की फैसिलिटी मिली और हमें जो ब्रेकफास्ट था हमारा वो इसी पैकेज में शामिल था। ये जो पैकेज था हमारा पड़ा था 31,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से, क्योंकि इस पैकेज के दौरान हम 3 व्यक्ति थे और हमने प्रीमियम 3 स्टार होटल को चूज़ किया था स्टे के लिए। लेकिन आपके लिए ये पैकेज काफ़ी सस्ता पड़ सकता है। अब वो कैसे पड़ सकता है, इसके लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तो कि अगर आप 3 से या 2 व्यक्ति से ज़्यादा लोग आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप इस टूर के दौरान 4 व्यक्ति आते हैं या 6 व्यक्ति आते हैं या इससे ज़्यादा आते हैं, तो ये पैकेज आपके लिए काफ़ी सस्ता पड़ सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप 4 व्यक्ति आते हैं सेम टूर के लिए, तो आपको इस पैकेज का कॉस्ट पड़ेगा 27,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। अगर आप 6 व्यक्ति आते हैं तो आपको सेम टूर का कॉस्ट पड़ेगा 24,000 रुपये पर पर्सन के हिसाब से। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप प्रीमियम 3 स्टार होटल्स को चूज़ ना करके अगर आप बजट होटल्स को या फिर डीलक्स होटल्स को चूज़ करते हैं, तो आपकी पैकेज कॉस्टिंग काफ़ी कम हो सकती है। और अगर बात करें हमारे एक्सपीरियंस के बारे में, तो वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के साथ हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। हमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटी मिली। अगर आप भी चाहें तो हमारी तरह कंपनी के साथ अपना टूर पैकेज बुक कर सकते हैं। वे फॉर ट्रैवल्स कंपनी के कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, साथ ही पिन्ड कमेंट में पिन भी कर दिए हैं, तो वहाँ से आप उनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपना पैकेज बुक कर सकते हैं। तो ये हैं उत्तर भारत के धार्मिक स्थान जिनके यात्रा करके हमें काफ़ी अच्छा लगा। आपको ये अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, इसे शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।